ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। सवाल जवाब राउंड के नियम भी फटाफट समझा देते हैं आपको। इस राउंड के दौरान जूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य को उत्तर के मुताबिक ही अंक मिलेंगे। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का भी एक सवाल होगा। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी ये राउंड कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा और जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का सवाल सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो पहले से ही तैयारी कर सके। इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। जज साहब। बिल्कुल अनामिका, तैयार हैं आप लोग? हम सवाल शुरू करेंगे विशाल वर्मा से, आपसे शुरू करेंगे और सबसे पहला सवाल पूछेंगे मलिक साहब। विशाल जी, आप ये बताएं कि प्रदेश में महिलाओं को क्या समस्याएं जो है ना फेस करनी पड़ रही हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मेरे नॉलेज के हिसाब से हमारे प्रदेश में जो महिलाएं, हमारी माताएं और बहनें हैं, उन्हें खासकर जो युवा पीढ़ी है उसको एजुकेशन की एक बहुत ज़्यादा समस्या है। जो गांव में रहने वाली हैं, बेसिकली गांव में रहने वाली बहनों को, हमारी युवा जो लड़कियां हैं, उनको बस नहीं मिलती, बस लेट हो जाती है, फिर कॉलेज में उनकी अटेंडेंस नहीं मिलती। तो बहुत बड़ी एक समस्या है भी। हर हल्के में कम से कम एक कॉलेज ऐसा होना चाहिए हर प्रकार का। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये है भी आरक्षण। हम कहते तो हैं महिलाओं को इतना आरक्षण है, पर जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके फॉर्म भरते हैं या किसी नौकरी के लिए भरते हैं तो उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती भी इतना महिलाओं को ये हमें ग्रांट मतलब कि उसका वो मिला हुआ है उसका सर। दूसरी जो हर भागीदारी महिलाओं की पूरी होनी चाहिए प्रदेश में। 33% कहते हैं, जो 33 भी नहीं मिलता। मेरे हिसाब से जब हम बराबर एक महिला और आदमी को बराबर समझते हैं। आप करेंगे क्या? बिल्कुल सर। क्या करेंगे? अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मैं जो ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में, जो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है हमारी महिलाओं और बहनों को, उसको दूर करने के लिए एक मतलब कि अलग से उस चीज़ का निर्माण किया जाएगा। किस तरह से? दूसरी बात आपने कही थी महिलाओं के अधिकार के आरक्षण की। महिलाओं के अधिकार के लिए अगर वो मेरे एक एमएलए हो, आपके प्रोग्राम का नाम है, अगर वो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ एक मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है, महिलाओं के अधिकार जो दे सकता है, या फिर एक प्रधानमंत्री उस चीज़ को कर सकता है। एक एमएलए मेरे ख्याल से ये चीज़ कर नहीं पाएगा। नहीं, क्यों नहीं कर सकता? आप अपने क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल जागरूक करने। दूसरा सवाल डॉक्टर जंगवाल, आप ये क्यों मान के चलते हैं कि एमएलए नहीं कर सकता? हाँ वर्मा जी, ऐसे नहीं एमएलए बन गए तो फिर सब कुछ करना आपने। मौजूदा एक बात बताइए कि जो मौजूदा राजनीति है, आजकल की राजनीति, उसमें कितने सुधार की जरूरत है और आप कैसे करेंगे? कोई 3 पॉइंट आज के किस पॉइंट पे सुधार करना है और आप कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले तो जी जो हमारे प्रदेश में, और या एक हल्के वाइज भी ले लें तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा राजनीति के अंदर जो क्षेत्रवाद और जातवाद है उसे मैं कम करने की और दूर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आज की राजनीति इतनी मतलब कि कमज़ोर एक पहलू बन गया है कि कोई भी युवा, हमें एक अलग बात है कि ना मैंने कोई संघर्ष किया, उस बात पे नहीं जाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, क्षेत्रवाद और जातपात को बढ़ावा देंगे। हाँ जी, आप विस्तार में मत जाइए। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि विस्तार में नहीं, 3 खामी जो मौजूदा राजनीति की हैं उनको आप कैसे दूर करेंगे, सिर्फ इस पर फोकस करना है, उसको डिफाइन मत कीजिए। ठीक। क्षेत्रवाद और जो जातिवाद है उसको दूर करने के लिए काम करेंगे। दूसरा, जो आज की राजनीति में एक परिवारवाद वाली भी चीज़ चल पड़ी है, अभी ये मेरा भाई है तो इसको टिकट दे दो, एमएलए बन गया, ये मेरे भतीजा है, इसको पहले नौकरी लगनी चाहिए। या फिर एक गरीब आदमी को तो आप टीचर या एक जेबीटी टीचर लगा दिया, और आपका कोई खास आदमी है तो डॉक्टर उसी को लगना है, चाहे वो जेबीटी टीचर लगने वाला एमबीबीएस होल्डर हो। इस चीज़ को मैं दूर करना चाहूँगा। दूसरी एक चीज़ होगी समान विकास, जो एक है आज की राजनीति में नहीं हो पा रहा। समान विकास हर वर्ग का जब तक राजनीति में नहीं होगा तो राजनीति स्वच्छ नहीं मानता मैं उस चीज़ को। जी, लेकिन विशाल जी आपने करप्शन की बात नहीं की। आज के दौर में तो करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। खैर, तीसरा सवाल सुरेंद्र जी। वर्मा जी, आप विधायक बन जाते हैं और डीसी और एसपी आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो उन हालात में आप विकास कार्य कैसे करवाएंगे? क्या तरीके अपनाएंगे उसके लिए? डीसी और एसपी हमारी बात नहीं सुनती तो हम मौके के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनको
सूचित करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि ये हमारे बात को, जायज़ बात को नहीं मान रहे हैं। जी। दूसरा, हम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे या राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, हम उनको सूचना पहुंचाएंगे। अगर फिर भी हमारी बातें एसपी और डीसी नहीं मानते हैं तो धरना प्रदर्शन के हिसाब से जनता को साथ लेके हम लोगों को जन जन तक ये चीज़ पहुंचाएंगे, ये आदमी एक जायज़ बात को सही नहीं कर रहा है, क्योंकि हम एक सही बात के लिए लड़ रहे हैं और वो एसपी या डीसी मौके का हमारी बात नहीं मान रहा, तो उसके पूरे प्रदेश में आवाज़ उठाएंगे उसके खिलाफ। आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन के बाद डीसी और एसपी आपकी बात को मान लेंगे? धरना प्रदर्शन के अंदर मेरा मानना है, अगर जनता आपके साथ है, जनता जितनी आपके साथ होगी और जनता से हम अपील करेंगे तो जनता ऑटोमेटिक हमारे साथ होगी, क्योंकि सही बात के लिए आज भी मेरे को लगता है जनता आपके साथ आने के लिए तैयार है। जनहित उनको के एक मुद्दों खुलता पर लोगों को चाहिए। एकजुट करके संघर्ष करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है। चौथा सवाल जाकिर जी। विशाल साहब, मुझे एक बात बताइए कि समाज में विवाह होते हैं, अंतर्जातीय विवाह भी होते हैं, तो क्या जो अंतर्जातीय विवाह होते हैं उनको सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, आज का टाइम है, बहुत पूरा बदल गया है। मतलब कि मैं युवा हूं तो युवा एक सोच के हिसाब से मैं जातिवाद और क्षेत्रवाद में ना जाते हुए मैं उसी बात को बताऊंगा, मैं इस अंतर्जातीय विवाह को कानूनी रूप से मान्यता मिलनी चाहिए और इसको सरकार को पूर्ण रूप से लागू भी करना चाहिए, क्योंकि आज बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता हूं तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे लड़के को एक डॉक्टर से शादी करें। तो एक वैसे भी सरकार करे क्या इसके लिए, प्रोत्साहन क्या दे? जो खाप पंचायतें हैं उन पे रोक लगानी चाहिए सरकार को। जो लेकिन जहाँ खाप पंचायत नहीं है वहाँ भी राज्य जाति विवाह हो रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या करे सरकार? प्रोत्साहन देना चाहिए सबसे पहले, जो एक ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए विकास के नाम के। जैसे क्या योजना है वो तो जानना चाह रहे हैं। जैसे लोग जागरूक हों भी, ये अंतर्जातीय जो विवाह हैं वो कानूनी रूप से एक कानून बना दिया जाए। नहीं, कानून में तो कोई दिक्कत नहीं है, कानून तो अभी भी है। कोर्ट में आप मैरिज कर लीजिए, आप कहीं और जाके कर लीजिए, आपको कोई रोक नहीं है। आप किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं, आप कर सकते हैं अगर मैच्योर हैं आप। हम तो सर इतना कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं भी, ये चीज़ एक सही है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए या नहीं, और दे तो क्या प्रोत्साहन हो? बिल्कुल देना चाहिए सर। इस चीज़ के लिए उनको बकायदा कस्टडी मिलनी चाहिए, आज भी मिल रही है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, क्या नाम है, जब पुलिस आदमी जोड़ा चला गया पुलिस में, लेकिन वो कंप्लेंट की बात कर रहे हैं। जी बोलने दीजिए जी, आगे बोलिए। सिक्योरिटी सर सरकार को पूरी देनी चाहिए, उसमें एक कानून ऐसा बनाया, आप कह रहे हैं है वो चीज़। और तो सर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। नहीं, उनके कोई रोजगार के लिए, उनको कोई प्रोत्साहन राशि के तौर पे, उनको कोई और उपहार के तौर पे, या कुछ ऐसा कुछ और कुछ सुझाव है आपके पास? बिल्कुल सर, एक अगर कोई अंतर्जातीय विवाह करता है तो उस जोड़े को एक नौकरी के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि और लोगों को भी उसका वो मिल सके। अगर उसको उपहार स्वरूप कोई राशि भी दी जाती है तो और दूसरे समुदाय में भी बड़प्पन मिलता है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, शीशपाल कंबोज जी, जूरी राउंड में अब आपकी बारी है। जूरी की कसौटी पर आपको परखेंगे, तैयार हैं आप? शीशपाल जी से पहला सवाल द्विवेदी जी करेंगे। कंबोज जी, भ्रष्टाचार को कम करने या खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? कोई 3 उपाय बता दीजिए। सबसे पहले तो युवा वर्ग को आगे लाएंगे और उनको एजुकेट करेंगे। ये जो बीमारी है इसको युवा वर्ग ही ख़त्म कर सकता है। नंबर 2, प्रशासन के ऊपर ऐसा चेक होना चाहिए कि कोई भी अगर अधिकारी समय पे काम नहीं करता, टाइम लिमिट के अंदर वो काम नहीं करता, तो उसके ऊपर चेक होना चाहिए। अगर चेक होगा तो भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। नंबर 3, आप ये मान के चलो कि भ्रष्टाचार कई बार क्या होता है कि कुछ लोग काम करवाने के लिए, काम उनका बिल्कुल जायज़ होता है, लेकिन उनको तसल्ली नहीं होती जब तक वो कुछ ना कुछ उसकी जेब में डाल ना ले। तो ये काम जो है, इस चीज़ पे रोक लगानी अति आवश्यक है कि हमें तसल्ली करनी चाहिए भी ये काम मेरा जायज़ है और ये 100% होगा। और आप क्या करेंगे इन तीनों चीज़ों के चीज़ों लिए? आप क्या करेंगे? आपने 3 जो बात बताई हैं, हाँ जी, बतौर विधायक आप क्या करेंगे? इस पे रोक लगेगी। एक तो एजुकेट करेंगे सारे युवा लड़कों को, ऐसी टीमें बनाई, ऐसा एक कोई NGO बन जाए भी जो सरकारी दफ्तरों का जो चेक करे, कोई अधिकारी ऐसा कोई जिसकी रिपोर्ट ली जाए। सब तो अब भी है, नहीं ऑफिसर्स पे चेक के लिए कानून भी है, सीनियर ऑफिसर्स उसमें पारदर्शिता नहीं है ना, भी है, सारी चीजें हैं।
उसमें अधिकारियों को पता है भी ये अधिकारी खराब है, लेकिन फिर भी उसको वहीं उसी सीट पे रखा जाता है। अपने आपको लेवल पे आपको क्या नहीं करना लगता है? हम कि उसका आपको उसके ऊपर एक्शन करेंगे। नहीं, आपको नहीं लगता कि बतौर विधायक, बतौर राजनेता, सबसे पहले राजनीति में सुधार होना चाहिए, नेताओं में सुधार होना चाहिए, सब चीज़ अपना सुधर जाएंगी? नहीं। आपने बात तो कही नहीं। तो मैं तो वो कह रहा हूँ कि हम पहले तो हम अपने आप को ये तो आपने स्वच्छ करें। कहा नहीं ना आपने। पहले तो हम अपने आप को स्वच्छ करें, ईमानदारी से काम करें। अगर ईमानदारी से हम काम करेंगे तो अधिकारी भी आपसे डरेगा। अगर मैं ईमानदारी से कोई काम कहता हूँ या करता हूँ तो यही तो आपने नहीं कहा था, वही आपसे जानना चाह रहे थे। दूसरा अधिकारी के ऊपर पूरा उसका दबाव रहता है। दूसरा सवाल मलिक साहब। शिषपाल जी, आपके हल्के में गांव की क्या स्थिति है और किसी एक गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? गांव को आदर्श बनाने के लिए पहले तो ये बताएं स्थिति क्या है आपके हल्के में गांव की, गांव में कैसे हालात हैं? सबसे बुरी हालत तो उसमें एजुकेशन नहीं है। गांव में एजुकेशन नाम की कोई, अगर सरकारी स्कूल हैं भी तो वहाँ कोई प्रबंध नहीं है। बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो वो इस लालच से जाते हैं कि उनको वहाँ खाना मिलेगा या सरकार की तरफ से उनको कुछ राशि मिलती है, इस लालच के पीछे बच्चे जाते हैं। तो वहाँ का जो स्टाफ है वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता। आज एक टीचर जो है वो 60-60, 50-50 हज़ार रुपया मंथली ले रहा है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी के प्रति कोई वफादार नहीं है। तो मॉडल विलेज कैसे बनाएंगे आप, आदर्श गांव? तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ की जो गांव की पंचायत है वो राजनीति से ऊपर उठ के एक ऐसी वहाँ कमेटी बन जाए जो सारे उस गांव के लिए, उसमें युवा की भी भागीदारी हो, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो, ताकि उस गांव करेंगे में क्या? आदर्श गांव कैसा होता है? क्या क्या होना सुविधा चाहिए होनी आदर्श गांव के लिए? गांव में एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, जी। गलियां साफ होनी चाहिए। जी। गांव के अंदर जो कई बार गांव के लोग जो है भैंसों की जो रूढ़ी होती है वो घर के बाहर लगा देते हैं, उनको एजुकेट किया जाना चाहिए भी वो ये चीज़ जो है। हालांकि गांव में खड्डे होते हैं, हमारे गांव में भी ऐसे प्लाट हैं, एक एक मरले के प्लाट दिए हुए हैं सरकार की तरफ से पुराने ज़माने में। वो जो गोबर होता है जो भैंसों का, वहाँ डालना चाहिए। चलिए ठीक है। आजकल क्या है कि वो बाहर फेंक देते हैं, उससे नुकसान होता है। थैंक यू। तीसरा सवाल जाकिर जी। शिषपाल जी, अभी विशाल साहब ने कहा कि हरियाणा में क्षेत्रवाद का बोलबाला है, सब चौधर की बात करते हैं। आपके विचार से ये कितना सही है? सही तो है जी, जो मुख्यमंत्री बन जाता है, अगर कोई रोहतक का मुख्यमंत्री बन गया तो उसने रोहतक के काम किए, अगर कोई भिवानी का बन गया तो उसने भिवानी के और जो काम सिरसा का किए। मुख्यमंत्री बना, और सरसा का मुख्यमंत्री बना तो उसने, चलो अब हम स्टूडियो आपने में क्या रोहतक भिवानी की कहें, बात तो कर ली। एजुकेशन के हिसाब से जिसका राइट बनता है जी। उसको सर्विस नहीं मिली, और इस तरह के जो गलत काम है। आप विधायक बनते हैं, आप एमएलए बनते हैं, तो आप बताएं कि आप किस तरह से इस चीज़ को दूर करने की कोशिश कम करें? से कम अपने क्षेत्र में आप कैसे दूर करेंगे कि जिसने वोट दिया उसका काम कर दिया, जिसको नहीं दिया उसका काम नहीं मेरिट बढ़नी चाहिए, मेरिट के हिसाब से सर्विस मिलनी चाहिए। नहीं, आप क्या करेंगे ये बताइए। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी नौकरी रखनी है, नौकरी लेनी है, तो उसमें आप उनसे एप्लीकेशन लो और उसकी जो है शॉर्ट लिस्ट बनाओ। जो टॉपर बच्चे हैं उनको आप तो अपने क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेंगे गांव-गांव ना में? जी, बिल्कुल। हम चलिए, ऊपर जो टॉपर हैं उनको सर्विस देंगे। डॉक्टर जंगवाल पूछेंगे चौथा सवाल। आपके लिहाज से हरियाणा में जो मनरेगा स्कीम चल रही है, क्या उसका लाभ ज़मीनी स्तर तक पहुंच रहा है? अगर नहीं पहुंच रहा तो आप क्या तब्दीली लाना चाहते हैं उसके अंदर? देखो जी, ये काम बिल्कुल ही, इसका तो बिल्कुल फ्रॉडी है काम। ये सारा पैसा जो है, मैं घग्गर के किनारे हूँ, मैं अपने गांव की बात करता हूँ। एक दिन 50 मजदूर चले जाते हैं, एक खड्डा खोद लेते हैं और वो खड्डे की मिट्टी जो है घग्गर में डाल देते हैं। दूसरे दिन मिन्ती हो जाती है। 10 दिन बाद वही 50 में लेबर वाले जाते हैं, उसी को फिर मिन्ती हो जाती है। लेबर 50 जा रही है, हाजिरी 100 की लग रही है, 200 की लग रही है। ये सारा काम तो आप फर्जी, क्या करेंगे? फर्जी है। आप विधायक बन इसमें गए, रोक लगनी चाहिए। आप क्या करेंगे विधायक बन के? कैसे रोक तो लगाएंगे स्कीम तो आप? खत्म हो नहीं सकती है।
स्कीम सेंटर की है, बतौर विधायक आप उस स्कीम को बंद नहीं कर सकते, हाँ जी। तो आप करेंगे क्या? तो इसमें जो प्रशासन है, इसमें जो अधिकारी लोग हैं, उनको अगर कड़ाई से, सख्ती से उनके ऊपर जो है चेक किया जाए, तो अधिकारी अगर सही है तो इसमें कोई कोताही नहीं लेकिन करेगा। कम्बोजी जो मनरेगा स्कीम के तहत जो हेराफेरी होती है वो तो राजनेता ज़्यादा करते हैं, अधिकारी तो बाद में आते हैं। वहाँ का सरपंच है, ब्लॉक के लोग हैं, जिले के लोग हैं, विधायक हैं, वो ज़्यादा हेराफेरी करते हैं उसमें। नहीं तो वो उस पे रोक तो आप क्या करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि उसमें हम चेक करेंगे, जो भी गांव की कमेटी बने, कमेटी उस पे चेक करे कौन सा अधिकारी हाजिरी लगाता है, उस रजिस्टर को डेली चेक किया जाए। तो फिर स्कीम ठीक हो जाएगी ना? हाँ जी, फिर तो स्कीम फर्जी नहीं होगी हाँ, ना? अगर उस पे सही चेक हो, हाजिरी सही लगे, जो काम करने वाला है उसी की हाजिरी लगी है, तो फिर तो ठीक है। मतलब लेकिन उसमें एक सुधार और है जी। हाँ उसमें जैसे ये B&R की रोड है, रोड के साइडों में बर्म होते हैं, तो काम तो वहाँ करवाना चाहिए। जो टेंडर तो अलग होते हैं बर्म बनाने के लिए, और मनरेगा वाले अलग काम करते जी। हैं। तो क्यों ना उन जो मजदूरों को है, सड़कों के किनारों में जो मिट्टी ठीक करते हैं, आप या ये- सड़कों आप के ये- काम आप ये है, कंट्रोल करेंगे ना अपने क्षेत्र हम में? ऐसा Thank काम you. करेंगे, जैसे सड़कें ठीक करनी है Thank तो you, शिष्ट मनरेगा भाई। वालों को उधर लगाएंगे। थैंक यू। 4 सवाल आपसे पूरे हो गए। सवाल जवाब राउंड में आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं स्वर्ण सिंह विग जी के पास। जज साहब, सरदार जी तैयार हैं आप? बिल्कुल। पहला सवाल करेंगे सुरेंद्र जी। तो सिंह साहब, भ्रष्टाचार से क्या नुकसान है और कैसे आप इसको दूर करेंगे? 3 नुकसान बता दीजिए। भ्रष्टाचार से जो पात्र है उसका लाभ कुपात्र ले जाता है। जी सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। जी विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो पैसा सड़क के लिए आता है, शिक्षा के लिए आता है, सिंचाई के लिए आता है, वो रास्ते में रह जाता है, लोगों तक उसका फल नहीं पहुंचता। उपाय इसका यही होगा कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और जो भी उसका पैसा जहाँ भी किसी बैंक में, किसी बेनामी में, वो निकाला जाएगा और उनको कठोर दंड दिलवाया जाएगा। जी तो 3 नुकसान तो नहीं बताए आपने, 3 बताइए। भ्रष्टाचार से पात्र रह जाता है, विकास अवरुद्ध होता है, हमारी मानसिकता दूषित होती है। तो बतौर विधायक आप क्या करेंगे इसके लिए कि आपके क्षेत्र में विकास ना हो, आप खुद मैं अपने भ्रष्टाचार में तौर लिप्त ना हो, पर, आपके आसपास के लोग लिप्त ना हो भ्रष्टाचार में? मेरे जो आसपास का लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उससे नाता तोड़ूंगा, उसको भी बुक करवाऊंगा। अगर मेरे पर, मैं अपने बारे कह सकता हूं कि मैं नहीं, नाता तोड़ेंगे या जोड़ेंगे? अगर नाता तोड़ लिया तो फिर उन्होंने कहा ना बुक कराऊंगा। मैं किसी से नाता नहीं रखूंगा, किसी भी भ्रष्टाचारी से नहीं, ना भ्रष्टाचार कोई गलत छुड़ाएंगे काम ना। करूंगा, ना होने दूंगा जी अपने जी क्षेत्र में। जी ठीक है जी। उसके लिए लड़ूंगा। जी दूसरा सवाल द्विवेदी जी। आज के माहौल में खाप पंचायतों की भूमिका सक्रिय है या नहीं है, या होनी चाहिए या नहीं है? सामंतवादी समाज व्यवस्था की ये जो चल रही है रहन खोहन, ये कतन प्रासंगिक नहीं है। ये खाप पंचायत का सामंतवादी व्यवस्था की देन है। इससे क्या लिंक हो गया? सामंतवादी व्यवस्था में ये जो गांव के बड़े बूढ़े थे, उनके फरमान जो हैं, जैसे ये तुगलकी फरमान जारी किए जाते हैं जी। कि कहीं कोई लड़का लड़की इकट्ठे पढ़ते हैं, आपस में उनका नाता लेकिन जुड़ सिर्फ गया। साहब सिर्फ एक ही फरमान तो नहीं है, एक आप अगर इस फरमान को छोड़ दें, हाँ बाकी तो खाप पंचायतें बहुत कुछ करती हैं, तो क्या खाप पंचायतें बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए? खाप ये गलत है मान लिया, और नहीं, खाप पंचायत के बारे में 2 तरह की धारणाएं हैं जी। एक वो क्षेत्र है जहां एक ही क्लेन है, एक ही गोत्र है, उनमें कुछ उस ढंग से चलता है। अब हरियाणा में सामाजिक परिवर्तन है 47 के बाद, कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, विभिन्न डिफरेंट कम्युनिटीज हैं वहाँ, तो उनका थोड़ा ढंग अलग है। तो इन पर रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, रहने चाहिए? कोई हम व्यवस्था है समझते हैं इनकी? कि खाप पंचायतों का औचित्य जो है ना, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पंचायत, उसका औचित्य आज के समय में नहीं है। आपके हिसाब से खाप पंचायतें होनी नहीं चाहिए? हाँ, होनी नहीं चाहिए। रोक वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा कि इस पर रोक होनी ही लगे, नहीं क्योंकि चाहिए। ये लोगों की कुछ इससे उनकी जन भावनाएं जुड़ी हुई होनी हैं। चाहिए या नहीं होनी चाहिए? खाप पंचायत है प्रासंगिक है, मैं पहले कह चुका हूं। जी ठीक है जी। तीसरा सवाल जाकिर जी। स्वर्ण सिंह जी, मुझे ये बताइए कि समाज की मजबूती के लिए
महिलाओं की भागीदारी कितनी ज़रूरी है, और इसके लिए आप विधायक बन जाते हैं तो आप क्या क्या कदम उठाएंगे? महिलाएं हमारा मतलब अवर बेटर हाफ जी आधा है हमारा, तो अगर वो अब उनको हम सही अवस्था में, अब सरपंच महिला है, वो पुरुष उसका पति सरपंच, पतिदेव सरपंची करते हैं, इस पर रोक लगाएंगे कि वो गांव में महिलाएं ही आएँ। जितनी पंच हैं, जितनी सरपंच हैं, वो तमाम जो उनकी समस्याएं हैं गांव की, खास करके जो महिलाएं की समस्याएं हैं, वो महिला के द्वारा ही बेहतर हल हो सकती है। गांव में उनकी पिटाई की जाती है, उनको अपमानित किया जाता है, जाति के आधार पर और ख़ास करके वर्ग के आधार पर भी महिलाएं जो हैं उत्पीड़न का शिकार होती हैं। आप कैसे जागरूक करेंगे लोगों को इस बारे में? उनके अधिकारों के प्रति लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, जन आंदोलन चलेगा इस संबंध में। जो वंचित आप हैं, बतौर विधायक अगर कोई सरपंच पति या पार्षद पति शामिल होता तो है, ऐसे मामले विधानसभा में उठाए जाएंगे। नहीं क्षेत्र में क्या करेंगे आप? क्षेत्र में लोगों का दबाव बनाएंगे, उनको कहेंगे कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं होगा, जी उनको समझाया जाएगा, उन पर रोक लगाएंगे। रोक लगाएंगे। चौथा सवाल मलिक साहब आप कीजिए। विर्क जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं जी, ऐसे में आप प्रदेश के समूचे विकास के लिए क्या कदम उठाएंगे? मैं सबसे पहले नशों का जो कारोबार है इसको सीमित करूंगा। जी जैसे सीमित ये करेंगे या दारू- बंद करेंगे? नहीं, जो कुछ ऐसे नशे हैं उनको बंद किया जाएगा। दारूबंदी तो हो नहीं सकती। एक ड्रग्स का सुनने में आया है, पंजाब के बॉर्डर के साथ बड़ी मैनेज, ड्रग्स की मैनेज चल रही है, किसी ने जिक्र नहीं किया उसका। नहीं वो तो नहीं, मुख्यमंत्री। मैंने वो नशाबंदी की बात तो की और है और ना। क्या करेंगे? नशाबंदी में वो ड्रग्स भी हैं, पॉपी हस्क भी है, गांव में जो डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स हैं, ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो नई पीढ़ी है वो पथ भ्रष्ट हो रही है। और क्या करेंगे? रोजगार का प्रबंध करेंगे नौजवानों, युवाओं के लिए। जिस युवा को रोजगार नहीं मिलेगा वो अपराध जगत में जाएगा, उसको अपराध जगत से मुख्य धारा में लाने के लिए युवाओं कृषि आधारित उद्योग लगाएंगे और तमाम प्रांत का एक समान विकास करवाएंगे। और जो अल्पसंख्यक समुदाय की भाषाई समस्याएं हैं, जैसे मेवात में उर्दू है, बहुत से क्षेत्र में पंजाबी है, वो चौथी से 10वीं तक प्रत्येक स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू करवाएंगे, ताकि हरियाणा करेंगे कैसे? आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाएंगे, वो करेंगे कैसे? आप कोई प्लानिंग, कोई योजना आपके दिमाग में है? योजना तो जब काम करेंगे तो योजनाएं क्यों ना बनेंगी जी। अब कृषि आधारित उद्योग की बहुत ज़रूरत है। अब हमारा टमाटर है, हमारे सब्जियां हैं ज़िले में, वो ख़राब हो जाती हैं, सीजन में किसान को दाम नहीं मिलता है। अगर वो प्रोसेसिंग हो जाएंगी, फिर कुछ उसको बाहर भेजने के लिए शुष्क बंदरगाह वगैरह का प्रबंध हो जाएगा। जी विश्व की एक मंडी बन रही है, उसका लाभ उठाएंगे। ठीक, थैंक यू, संबंध में थैंक यू सिंह साहब, थैंक यू। और अब बारी है गुरप्रीत सिंह सिंधरा जी आपकी। डॉक्टर साहब चाह रहे हैं? हाँ जी। डॉक्टर साहब से पहला सवाल डॉक्टर जंगवाल, डॉक्टर टू डॉक्टर। आपके इलाके में हाँ जी, व्यापारियों की और उद्योगपतियों के लिए आप क्या करेंगे? पहली बात तो उद्योग है नहीं है, जितने भी उद्योग खेती आधारित ला सकें, उद्योग लगेंगे तो तभी उनके लिए कोई डिमांड ये की जाएगी कि उस इलाके में खेती, क्योंकि खेती प्रधान है, चाहे वहाँ इंडस्ट्री कह दूँ, मैं साइकिल वाले लगाने कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए व्यापारियों के लिए क्या करेंगे? और व्यापारियों के लिए वहाँ पे सबसे पहले ये कि जितनी नज़दीक से मंडियों से खरीदारी कर सकें, स्टोर कर सकें, अपने माल को वहीं के वहीं बेच सकें, या अच्छी क्वालिटी वो प्रोसेसिंग, बीच में कोऑर्डिनेशन अगर बने व्यापारियों की और खरीदार के बीच में कोऑर्डिनेशन बनकर अच्छी क्वालिटी का वहीं पे वो व्यापारी जो है अपना मुनाफा जो है वो उद्योग के ऊपर लगाएं। ये मैं अपने इलाके के लोगों को, व्यापारियों को और जो उद्योग लगाने के इंटरेस्टेड होंगे उनको प्रेरित करूंगा कि बजाय दूर भेजें, वहीं पे ही अपने प्रॉफिट को रिसाइकिल करें। और कोई बेनिफिट देंगे आप उनको? हाँ, व्यापारियों को बेनिफिट तो अपने आप मिल जाता है, जो दिमाग रखता है वो बहुत बेनिफिट रख लेता है। कौन सी चीज़ की ज़रूरत किस इलाके में है नहीं, जैसे व्यापारी को पता होता है। डॉक्टर साहब जैसे सिक्योरिटी का है, इंस्पेक्टरी राज का है, टैक्सेस हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो व्यापारियों को दिक्कत आती हैं। बिजली की समस्या भी आती है। उससे वो जो इंस्पेक्टरी राज है, जो इतनी बंदिशें लगी हुई है, अगर व्यापारी अपना प्रोजेक्ट
सामने रखे कि मैं ये करूँगा और इतनी आउटपुट दे सकता हूँ डायरेक्टली गवर्नमेंट को, केवल एक ही जगह पे ऊपर उसको टैक्स अगर देना पड़े और एक ही जगह पे से उसको सहूलत मिले, तो ये जो भ्रष्टाचार और जो बीच के बिचौलिए हैं वो सारे खत्म हो सकते हैं। मैं तो एक सिंगल विंडो में विश्वास रखता हूँ। आपके सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुरक्षा की उनकी व्यापारियों को? व्यापारियों की सिक्योरिटी तो यही दी जा सकती है कि उनके माल को अच्छी तरह से संभालने की सुविधाएं दी जाएं। अगर उनके ऊपर कोई आपदा आ जाती है, जैसे कोई कुदरती तौर पे नुकसान होता है, तो उसको भरपाई सरकार करे, वो गारंटी दूंगा। लेकिन अगर उसकी अपनी पर्सनल गलतियों के कारण कोई नुकसान होता है, अगर उसने बिजली का शॉर्ट सर्किट अपनी गलती से अंदर लूज रखा है, लग गया, तो मैं नहीं चाहूँगा कि सरकारी पैसे से उसको मदद दी जाए। ठीक बात। दूसरा सवाल सुरेंद्र जी। गुरप्रीत जी, हाँ जी, आपके हलके में और हरियाणा में आज के दिन किसान किन किन समस्याओं से जूझ रहा है? किसान, हाँ जी, किसान की 3 समस्या बता दीजिए आपके क्षेत्र की। कोई 3 बता दीजिए आप। सबसे पहले तो किसान की जो फसल है उसकी मार्केटिंग, बहुत दूर उसको लेकर जाना पड़ रहा है अपना माल बेचने के लिए, रास्ते में ख़राब हो रहा है जी। उसके लिए जितनी भी नज़दीक से नज़दीक उसको खरीद केंद्र बनाए जा सकें, ये किसानों की सबसे बड़ी, वो रास्ते में गिरता है। और सेकंड, किसानों को जो बिजली जितनी भी दी जा सकती है, अगर कैलकुलेशन करने के बाद अगर 6 घंटे प्रॉमिस गवर्नमेंट करती है तो 6 घंटे मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने टाइम को उस हिसाब से प्लानिंग कर सके। ये किसानों के लिए एक। तीसरा, ये जो खादों की, उर्वरक और बीज, इनका जो दाम कंट्रोल, उनकी समय सिर सप्लाई पहले ही हर गांव में पहुंची होनी चाहिए। उसका सर्वे करवा के भी इस गांव में किस फर्टिलाइज़र की कमी आ सकती है, कहीं पे यूरिया चाहिए, कहीं पे फास्फेट चाहिए, कहीं पे सल्फेट चाहिए, तो उस हिसाब से पहले ही अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से सर्वे किया हो तो सीजन शुरू होने से पहले वहाँ सप्लाई पहुँचे, तो किसान जो है उसका बहुत सी जो मुश्किलें हैं। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? हाँ जी, आप क्या करेंगे विधायक बन के? मैं इसके लिए असेंबली में यही लाऊंगा कि पहले प्री सर्वे होना चाहिए हर फसल से पहले कि इस एरिए में इस खेती के लिए कौन सी सहूलतों की और ज़रूरत है, और किसानों को आगाह किया जाए कि आपको इतना बीज वहाँ मिल जाएगा, या आपको इतनी जो खाद है वो यहाँ पे मिलेगी, और उनको वहाँ प्रोवाइड, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनाई जाए। इसलिए मैं असेंबली में लड़ूंगा जी। तीसरा सवाल द्विवेदी जी। हरियाणा में डेवलपमेंट फंड नहीं है एमएलए के पास कोई और, जबकि अन्य कई राज्यों में है। यहाँ एमपी को तो मिलता है, एमएलए को नहीं मिलता है। आप क्या चाहते हैं, हरियाणा में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि क्यों होना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि एमएलए जवाबदेह है लोगों को डायरेक्टली। गवर्नमेंट का नुमाइंदा एक तरफ गवर्नमेंट, अगर एमएलए को फंड मिलेगा, एमएलए से लिया जाए पूरा रिपोर्ट भी, इतना फंड दिया, बताओ कहाँ लगाया जा रहा है, और एमएलए को पता है कि मेरे इलाके में कहाँ किस गांव में पहले प्रायोरिटी के ऊपर ज़रूरत है, इमरजेंसी फंड उसके पास लोग पहुंचेंगे कि हमारे क्षेत्र में ये पुलिया टूट गई है। आपको लगता नहीं कि इस टाइप का जो फंड एमएलए को मिलता है कई राज्यों में, उसका दुरुपयोग हो रहा है? हाँ, वो क्योंकि हम भ्रष्ट होते हैं, यहाँ भी हम भ्रष्ट होते हैं जी। सरकार दे रही है, वो गलत नहीं कर रही, वो तो मैं ही भ्रष्ट हूँ, मैं खा जाऊंगा, मैं दूसरों को दूंगा नहीं। वो तो हमें, हमारे लिए नहीं दिया जा रहा, दिया तो लोगों के लिए जा रहा है, इलाके के लिए जा रहा है। फिर वही है, देना चाहिए, लेकिन हम खुद को भ्रष्ट, अपने आईना देखना पड़ेगा कि मैं भ्रष्ट हूँ कि नहीं। ठीक बात। चौथा और अंतिम सवाल जाकिर जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने जब संबोधन था तो आपने उसमें कहा कि हॉस्पिटल और मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आपने डिस्कस किया। आप मेडिकल के अलावा आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपकी 3 मुख्य प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, ये मुझे बताएं आप। मैंने तो पहले कह दिया, वैसे तो पहले ज़माने में 3 होती थी, कुल्ली, गुल्ली और जुल्ली। मकान, रहने के लिए, तन के लिए कपड़ा, और खाने के लिए रोटी। आज के ज़माने में मॉडर्न हो चुके हैं तो 3 और जुड़ गई जी, पढ़ाई, दवाई और सफाई जी। ओके, अगर ये प्रोवाइड करवा दी जाए तो इसके लिए सबसे ये सारा हेल्थ के अंदर ही आता है। नहीं, करना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ, मुझे ही आप करना। किस तरह से करेंगे? मैं उसके लिए हर गांव में, फिर वही बात, फिर वही आ रहा है कि गांव की, किसी गांव की, जो जैसे बागड़ का गांव है तो वहाँ पे और तरह के बीमारियाँ आती हैं। रानिया क्षेत्र जो नाली के किनारे पे, वहाँ हेपेटाइटिस
बी के केस ज़्यादा आते हैं, कैंसर केस ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे उस तरह की सहूलतें दूंगा। क्योंकि बताओ डॉक्टर, मैं हेल्थ के बारे में ज़्यादा काम कर सकता हूँ और पिछले 35 साल देख रहा हूँ कि लोगों की हेल्थ ख़राब होने के कारण ही करप्शन भी बढ़ रही है, उनकी सोच भी ख़राब हो रही है, सुसाइडल की तरफ जा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं क्योंकि उनको शुद्ध खाना नहीं मिल रहा। तो दूसरा मैं ये अंकुश लगाऊंगा कि हर लोगों को जो खाने पीने का सामान है वो शुद्ध मिल सके जी, और उसके ऊपर अंकुश जितना भी छोटे लेवल पे लगाया जा सके, ऊपर से नहीं, छोटे लेवल पे ये हमें हक मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापसी होगी।